नमस्कार। मैं मनदीप कुमार एपी टीवी पर आपका स्वागत है। पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल के अंदर हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। अगर हम तीनों देशों के आंदोलनों की तुलना करें तो हमें कुछ ना कुछ सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे पहले बांग्लादेश के अंदर भी छात्रों का आंदोलन शुरू होता है और उसके बाद वो हिंसक रूप ले लेता है, वैसे ही नेपाल के अंदर भी पहले छात्र आंदोलन शुरू करते हैं और बाद में वो भी हिंसक रूप ले लेता है। अब बात करते हैं नेपाल के अंदर ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। नेपाल में भ्रष्टाचार व सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुआ था यह आंदोलन, जिसने 24 घंटे के अंदर ही उपद्रव का रूप ले लिया है। हम इस आंदोलन के पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। आंदोलन की शुरुआत सोमवार को हुई, जब सड़कों पर स्कूल कॉलेज के छात्र आए। मंगलवार को इस आंदोलन का स्वरूप ही बदल गया। अब स्कूल के छात्रों की जगह आक्रामक कुछ चेहरों ने ले ली थी, जो कुछ विचित्र वेशभूषा में और हथियारों से लैस थे। सोमवार को आंदोलन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 24 युवाओं की मौत हो गई और उसके बाद देश भर में हिंसा भड़क उठी। सरकार के ऊपर दबाव इतना बढ़ा कि कई मंत्रियों और उसके साथ साथ पीएम केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। मंगलवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर भीषण आगजनी और हिंसा हुई। इन आंदोलनकारियों के निशाने पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास, राजनीतिक दलों के दफ्तर से लेकर सिंह दरबार तक कई अहम इमारतें प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रही। पूरे शहर के अंदर काला धुआं छाया रहा और युवाओं ने सड़कों पर नारे लगाए, केपी चोर देश छोड़ो। यह गुस्सा 9 सितंबर तक पीएम रहे केपी शर्मा ओली के खिलाफ था। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि नेपाल के अंदर कैसा शासन होगा, लोकतांत्रिक होगा या फिर दोबारा से राजशाही वापस आएगी या फिर सेना जो है वो शासन करेगी, क्योंकि इसका कोई आंदोलन का स्पष्ट नेतृत्व नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश का छात्र आंदोलन था। अगर कुछ छात्रों को शासन के अंदर शामिल कर लिया जाता है तो बहुत सारे छात्र नाराज भी होंगे। जो यह आंदोलन शांति से शुरू हुआ था, अभी उसने हिंसक रूप ले रखा है। हर जगह लूटपाट हो रही है, आगजनी की घटनाएं आम बात है। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि ऐसे समय में प्रशासन को कौन संभालेगा। जो अब नेपाल के अंदर सत्ता के अंदर आएगा, क्या वह इन आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा कर पाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि 2008 के अंदर नेपाल के अंदर लोकतांत्रिक सरकार बनी थी और लोगों को उम्मीद बंधी थी कि अब देश तरक्की करेगा, लेकिन लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, इन्होंने अपनी जो भूमिका है वो अच्छे से नहीं निभाई। सरकार ने मनमानी से अपने निर्णय किए। हाल ही में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए तो इसके खिलाफ जब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका ही दाखिल नहीं हो पाई। लोगों को लगा कि उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। वहीं मीडिया पर भी आरोप लगाते हुए आंदोलनकारियों ने कहा, भ्रष्टाचार के बड़े मामलों को और घोटालों को दबाने का प्रयास मीडिया ने किया, इसलिए यह आंदोलन भड़का है। ये बात तो थी आंदोलनकारियों की। अगर पूरे आंदोलन को हम लोग गौर से देखें तो वही सेम पैटर्न हमें देखने को मिलेगा जो कभी श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आंदोलनों के अंदर देखने को मिला था। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इस आंदोलन का भी वही हाल होगा जो कभी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर हुआ था। अब देखना यह भी है कि नेपाल के बाद यह आंदोलन अब किस देश में होगा। अब आगे देखना है कि इस आंदोलन के बाद वहां पर सरकार कैसी बनेगी। ये सारी बातें तो भविष्य की गर्भ के अंदर है। हम और आप तो केवल कयास लगा सकते हैं कि इस विद्रोह के आगे नेपाल के अंदर होगा क्या। नेपाल के अंदर 3 चीजें हो सकती है।
पहला क्या है, नेपाल में बांग्लादेश का जो मॉडल है वो रिपीट हो सकता है, यानी सेना अपनी कठपुतली सरकार बना सकती है। दूसरा ये हो सकता है नया राजनीतिक जो नेतृत्व है वो खड़ा हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि इस आंदोलन के बाद जो राजशाही समर्थक आवाजें हैं और ज्यादा मजबूत हो सकती है। धन्यवाद।